किया, सॉरी, तो यहाँ पर मान लो आए हैं तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी ब्रैकेट रिमूव कर दी। सेम इसी तरह से जब यहाँ पे सिंगल पैरामीटर होगा ना, सिंगल पैरामीटर, तो ये वाली ब्रैकेट्स भी जाती रहेंगी, ये वाली। अब ये है फंक्शन है, लेकिन जेएस का फंक्शन है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा। अब इसके सिंटैक्स की किसी को कोई ऐसा स्टूडेंट उसको समझ ना लगे तो समझ सकता है, क्योंकि अब इसके बाद मैंने दोबारा नहीं समझा। देखें ये अब देखें, अब ये फंक्शन कौन सा, अब सुन लें ज़रा, ये फंक्शन कर क्या रहा है। पहले तो इस फंक्शन का जो नेम है ना वो ये लिखा हुआ है नोड, ठीक है, या ये कह लें एनोनिमस फंक्शन है ना, इसका नाम नहीं होगा, लेकिन ये जो भी रिटर्न करेगा ना वो नोड को देगा। अगर तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये कर रहा है, क्यों, क्योंकि अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तभी मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, ये वाली ये जो एरो है, एरो के लेफ्ट साइड पे पैरामीटर्स लिखे होंगे। अगर तुम एक से ज़्यादा है, मतलब वैल्यू 2 दिया है, तो इधर ऑटोमेटिकली ये वाली ब्रैकेट्स आ जाएंगी। क्लियर है? तो ये तो आप लोगों को देख पता चलेगा कि ये जो है ना वो फंक्शन का हेड है, ठीक है। आगे एरो की दूसरी साइड पे क्या होगा, फंक्शन की बॉडी। लाला जी मुझे भी भेजनी है, ठीक है। इस जगह पे क्या होगा, फंक्शन की बॉडी, ठीक है। अगेन अगर एक लाइन है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है इसकी कर्ली ब्रैकेट्स को। अगर एक से ज़्यादा लाइन है तो आप लोग क्या करेंगे, वही पैटर्न, ये ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, और लाइन एंड पे सेमीकोलन भी यूज़ करेंगे। एनीथिंग एल्स, कुछ भी आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ तक समझ लगी है एनोनिमस फंक्शन की? चलें अब आ जाते हैं जो इसके अंदर फंक्शन का होता है उसमें। अब ना आप लोग ही मुझे ये करके बताएंगे कि ये इसमें है क्या, ठीक है। और ये मुझे पता है आप लोगों को आता है। सबसे पहले मैथ के अंदर ये ब्रैकेट क्या बता रही है, ये क्या है, फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है या एरो फंक्शन। इसको आपने बोलना भी यही है, एनोनिमस फंक्शन या एरो फंक्शन। एरो फंक्शन बोलेंगे क्योंकि जेएस में इसको एरो फंक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। ये इस ब्रैकेट इसको देख के तो हमें लगता है, ये पता चल रहा है कि ये एक एरो फंक्शन है। बाकी आगे मल्टी लाइन था तो ये वाली ब्रैकेट्स आ गई उसकी बॉडी वाली, ठीक है। फंक्शन है इसलिए ये रिटर्न कर रहा है। अगर ये रिटर्न कर रहा है इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये लैंग क्या है, बेसिकली पैरामीटर है बेसिकली, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, ये फंक्शन के अंदर वैल्यू आ रही है, पैरामीटर आ रहा है बेसिकली, ठीक है। ये आ गया पैरामीटर, ये आ गई उसकी बॉडी। अब मुझे एक चीज़ बताएं, एनोनिमस फंक्शन में किसी को चीज़ बचती है जो आप लोगों को समझ ना आई हो? हाँ जी यार, आप लोग बोलते क्यों नहीं है? बोला तो यार बोलो ना, गाने नहीं होते तुम्हारे को बोलो। अल्लाह ने तुम्हें सामान दी इसलिए ताकि तुम अल्फाज उसमें से निकाल सको। मुझे बताओ कि क्या अब आप लोगों में से किसी को भी ये जो एरे मेथड है या एरे फंक्शन है या क्या कहते हैं इसको, सॉरी, एनोनिमस फंक्शन, इसकी समझ किसी को, कोई ऐसा बंदा जिसको ना लगी हो? अगेन किसी को नहीं लगी वो पूछ ले, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कल मैं क्विज ले लूँ इसका, तो बाद में आप में से अक्सर लोगों की ना शक्ल इस तरह की बन जाती है जैसे उस बंदे को इतनी की मार पड़ी हो, उसकी किसी ने बहुत ज़बरदस्त लेवल की जो है ना वो कुट लगाई हो। तो ये वाली हरकत नहीं करनी। अभी मुझे बता दें, अगर किसी को समझ नहीं लगी तो बच्चे ऑलरेडी खुश हैं, ये मुझे बताओ फिलहाल कि समझ नहीं लगी तो अगेन पूछ लो। फंक्शन कोई भी होगा ना, कोई भी फंक्शन होगा, देखो ऑब्वियस बात है फंक्शन में वैल्यू रिटर्न होती है और रिटर्नेबल नहीं भी होते बाज़ फंक्शन, ठीक है। अगर रिटर्नेबल होगा तो इस फंक्शन को, जैसे ये पूरा फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं किसी ना किसी वेरिएबल के इक्वल कर दूँगा ताकि जो वैल्यू रिटर्न करे वो आगे इसमें स्टोर हो जाए। क्लियर है? और इन केस अगर कोई रिटर्नेबल नहीं है तो डेफिनेटली फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये वाला काम करने की, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब ये मैप के अंदर ये एरो फंक्शन आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे देखें हो क्या रहा है। हाँ जी, ये पहली लाइन क्या करिए, बुक बता रहा, ये वाली जो लाइन है, कोई भी नहीं बोलेगा, जिस तरह पूछना होता है। हाँ बुक बताइए, बताओ ना, ये आगे बताओ, आगे बन गया, आगे क्या हुआ? ये एलिमेंट बना, उसके बाद ये वाला किसी टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट ऐड किया। टेक्स्ट में मैं ऐड क्या कर रहा हूँ, लैंग पैरामीटर था ये वाला, और ये पैरामीटर कहाँ से आ रहा है, ये इस एरे में से, मतलब ये वाली जो वैल्यू है,
ये वाली जो वैल्यू है ये 1 बाई 1 इस लैंग के अंदर आएगी, ठीक है, और ये वाली 1 बाई 1 वैल्यू एल आई को असाइन होती जाएगी और ये रिटर्न करता जाएगा इसको नोड्स को, ठीक है, और नोड में जाती जाएगी इधर। यही खास बात है इस वाले मेथड की, मैप की। मैप फॉर लूप की तरह है। फॉर लूप क्या करता है 1 बाई 1 चलता है, सही है ना, तो ये मैप भी 1 बाई 1 चलेगा। मैप का जो मेथड है हमने यूज़ किसके साथ किया हुआ है, बेसिकली लैंग के साथ, लैंग्स के साथ। और लैंग्स क्या बेसिकली कह रहे हैं, लैंग का मैप वाला मेथड सिंपल मेथड है, कोई लूप नहीं यूज़ किया हुआ, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि ये आइटरेट करता है, 1 बाई 1 चलता है। अब ये करेगा क्या, ये जितने एलिमेंट्स हैं ना, मतलब 3 एलिमेंट्स हैं ना, तो ये 3 एल आईज जनरेट करेगा। जनरेट करने के बाद इनको क्या करेगा, इसके अंदर ये एक एल आई बना के, तो ये वाली जो एरे की जो वैल्यू है ना इसके अंदर स्टोर करेगा और उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है, जब एल आई जो बन रही है तो फिर हम लोग करते हैं कि बनाते हैं, तो ये जो डिव है ना इसको बनाते हैं यूआर, ठीक है, ताकि इसके अंदर एल आईज ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इतना काम करने के बाद नोड्स में मेरे पास क्या आ गया, लैंग मल्टीपल एल आईज आ गई हैं, ठीक है। और अब मैंने किया क्या, पेंड फंक्शन यूज़ करके, पेंड फंक्शन यूज़ करके मैंने क्या किया, इसको नोड को, नोड मतलब सारी की सारी एरेज जो थी, ठीक है, यहाँ सारी की सारी एल आईज जो थी उनको इसके अंदर जो है ना मैं इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। अब इस दफ़ा अपेंड का फंक्शन यूज़ किया, डॉक्यूमेंट आगे क्या था, डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड नहीं यूज़ किया। ये अपेंड एक अलग फंक्शन है। अपेंड क्या करता है, ये भी अपेंड ही करता है, मतलब रेंडरिंग के लिए यूज़ होता है। रेंडरिंग किसको कहते हैं, पेज के ऊपर कोई नई चीज़ ऐड करना। उसके अंदर मुझे बताना पड़ रहा था उसको कि यार तुमने बॉडी के अंदर अपेंड चाइल्ड करना है, बॉडी का चाइल्ड बनाना है। जब मैं सिंपल मेरे खाली एम्बेड यूज़ करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये तीनों ये जो डॉट्स हैं ना ये आप लोगों को यूज़ करने पड़ेंगे। सेव करके दिखाता हूँ आप लोगों को, हो गया देखो। अगर मैं इन डॉट्स को ये देखें ज़रा, अपेंड में और अपेंड चाइल्ड में फ़र्क क्या है। अच्छा ये देखें, जो अपेंड चाइल्ड का जो फंक्शन था ना, अपेंड चाइल्ड का फंक्शन था, वो आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, वो हमेशा जब भी यूज़ करेंगे ना, वो मेजर या आप ये कह लें कि पेरेंट नोड के साथ यूज़ करेंगे। जैसे बॉडी क्या थी, मेजर पेरेंट नोड थी, ऐसे ही तो आपने उसके अंदर जब कोई चीज़ ऐड करनी थी तो कौन सा फंक्शन यूज़ किया, अपेंड चाइल्ड का। अब जब आपने अपेंड यूज़ करना ना, मतलब जब भी हम लोग जब किसी बॉडी के अंदर के जब एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे और उन एलिमेंट्स के अंदर जब भी कोई चीज़ ऐड करेंगे ना, तो उसके लिए हम लोग अपेंड चाइल्ड नहीं बल्कि अपेंड यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब भी अपेंड को यूज़ करेंगे ना, तो ये आपने याद रखनी है, जब भी जिस भी चीज़ को ऐड करना है ना, तो उससे पहले आपने ये 3 डॉट्स लगाने हैं। ये इसका पैटर्न है बेसिकली JS का, या ये कह लें कि JS इस तरह के पंगे लेती रहती है। ये लैंग्वेज ये कहती है कि जी 3 डॉट्स लगाने के बाद आपने एलिमेंट लगाना है, तो मुझे समझ लगेगी कि आप वैल्यू को इनिशियल क्या 3 डॉट्स लगाने, ये इसका पैटर्न बेसिकली, ये पैटर्न जो है ना, ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न ये इसका है, ये एरे का जो मैप मेथड है ना, ये इसका मेथड है, ये वाला। जितने मर्जी होते डॉट 3 ही रहने थे, हाँ डॉट 3 ही रहने हैं। जैसे मैं इसको सेव करूँगा ना, तो ये देखें वो मैंने ये चीज़ यहाँ पे बनाई और एरे में से इसने वैल्यू उठा के यहाँ पे मेरे पास शो करवा दी। किसकी ये देखें वैल्यू इंक्रीज होती है ना, तो ये इसके अंदर हम लोग जावा भी ऐड कर देते हैं, तो इंक्रीज देखें। फॉर लूप में हम लोगों ने लिमिट लगाई होती है ना, कि फॉर लूप 0 से लेकर यहाँ तक चलेगा, ठीक है। नहीं अगेन दोबारा पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किस में ले लिया, किसको शो कर रहा है वो, सेकंड। ये जो मैप का मेथड है ना, ये जो मैप का मेथड है, ये इसकी
ये अगर मैं करना होता है बस मैं फॉर लूप के साथ ये काम करना था, ठीक है। अब मैं अगर फॉर लूप के साथ करता हूँ तो अगर कोई 100 एलिमेंट्स तक होती एरे 100 एलिमेंट्स तक होती चल जानी थी, कल को मुझे वो 1000 एलिमेंट्स तक एक जानी है या उससे ज़्यादा एक जानी है, तो डेफिनेटली कोड के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जानी है। इसलिए JS ने अलग से मेथड से इंट्रोड्यूस करना होगा, आपको कोई लगाने की खुद से जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ अपना अपनी फंक्शनैलिटी है, ये 1 बाय 1 हर एलिमेंट को खुद ही मैनिपुलेट करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक किसी को समझ आ रही हो तो वो वही क्वेश्चन कर सकता है। हाँ जी, हाँ भी सही है, समझ लगी बिल्कुल सही। अच्छा देखो अगेन ज़रा सुन लें, ज़रा, क्योंकि ये समझ लगना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एक और चीज़ मैं बता दूँ, आप लोग में ना कोई भी जाता ना रिएक्ट का कोई एक लेक्चर सुन लेना, वो सारे का सारा ना ये एरे के मैप मेथड पे बेस करता है। मतलब जिस बंदे को मैप मेथड की समझ आती है, मैप मेथड के अंदर ये काम करना जिसको आता है ना, और मज़े की चीज़ है ये जो काम किया हो ना यही काम होना है। जिस बंदे को ये सिर्फ ये 2 चीज़ें आती हैं ना, उस बंदे को रिएक्ट आती है, ये समझ लें आप लोग। मैं ये वाला काम फॉर लूप के साथ भी कर सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और आप लोगों को सबको फॉर लूप आता है ना। मैप नहीं आता, मैंने मैप इसलिए लिखा था आगे आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो। और मेरी बात पे यकीन ना करें, जाके खुद ही रिएक्ट को सर्च करें, रिएक्ट को सर्च करने के बाद वहाँ पे देखना, वहाँ पे जितनी भी रेंडरिंग होती है ना। अच्छा रिएक्ट होता बेसिकली क्या, मैं पहले आप लोगों को ये बता दूँ, रिएक्ट के अंदर आप लोगों को HTML ये जो अभी पेज बना रहे हैं .html ये खत्म हो सकता है रिएक्ट के अंदर। उसके अंदर बनता क्या है, उसके अंदर जो भी पेज बनेगा ना वो .js के नाम से बनेगा, HTML खत्म .js आ जाती है उधर। और जितना भी हम लोग काम करेंगे, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि सर जी हम लोग ये जो काम कर रहे हैं इसके थ्रू JS के थ्रू, ये तो हम HTML के थ्रू भी कर रहे थे। अब HTML इनफ नहीं है, अब फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आ चुके हैं और वो इसी तरह से काम करती है जिस तरह से JS काम कर रही है, इसलिए आपको ये आना ज़रूरी है, ठीक है। तो जिस बंदे को ये वाला काम आता है ना, तो जितनी भी रेंडरिंग होनी है ना आपकी वेबसाइट के ऊपर रिएक्ट के अंदर, वो सारी की सारी मैप के थ्रू होती है। इसलिए इसको अगेन मैं आप लोगों को एक दफ़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, आप लोगों ने इसको समझने की मैक्सिमम कोशिश करनी है। सबसे पहले इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज क्या है, पार्टिसिपेट हर बंदे ने करना है, इसलिए अपने मुंह से कोई ना कोई अल्फाज फूटना है सबने, ठीक है, इंसानों की तरह, ठीक है। चलो बस अगर तुम्हें शौक है इस तरह के तो तुम कर लो, कोई मसला नहीं है। हो सकता है कोई DNA का कोई प्रॉब्लम है। चलो आगे देख लो ज़रा, अब पहले इसको समझ लो ज़रा। लैंग्वेज क्या है, एरे है। एरे का एक मेथड है मैप, जिसकी फंक्शनैलिटी क्या है, आइट्रेट करना। आइट्रेट क्या किसको कहते हैं, मतलब बार बार कोई काम करना। मतलब लैंग्वेज के अंदर जो काम फॉर लूप या वाइल लूप या डू वाइल लूप करता है वो ये मैप का मेथड करेगा, लेकिन आपको कोई नया वेरिएबल बना के प्लस करके इंक्रीमेंट लगा के कोई काम नहीं करना होगा, जस्ट मैप का मेथड लगा देना, ठीक है। मतलब अब होगा क्या, ये इस मैप के मेथड के अंदर मैं जो भी लिखूँगा ना ये तब तक होता रहेगा जितने इस लैंग्वेज के अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये काम 4 बार होगा और इसका सबूत ये सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखें, अब इसके अंदर मैंने किया क्या, इसके अंदर मैप के मेथड के अंदर मैंने एक एरो फंक्शन पास किया। एरो फंक्शन का स्ट्रक्चर आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं और मैंने आज दूसरी दफ़ा और बड़ी डिटेल में समझाया आप लोगों को, ठीक है। मैंने ये जो लैंग्वेज है ना इसको लैंग लिख दिया। अच्छा ये लैंग है ना, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, खाली भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये है क्या, पैरामीटर मुझे बताएं, जब भी किसी फंक्शन में पैरामीटर हम पास करते हैं क्या कोई ज़रूरी होता है कि हम लोग उसके अंदर जो है वो एक बड़ा या ये कहना है कि जो वेरिएबल का नाम होगा हमने वही पास करना, नहीं। जैसे मैंने इसको भी लिखा ना तो देखें कोड स्टिल काम कर रहा है, इसलिए लैंग पे नहीं जाना था, ठीक है। वो जिस बता मैं ये रहा था बेसिकली सीन क्या है कि वो एक फंक्शन का पैरामीटर है, ठीक है। अब मैप का फंक्शन अगेन सुन लें, काम क्या करेगा, ट्रेड करेगा कितनी दफ़ा जितनी इसके एरे के एलिमेंट्स होंगे इस वाली एरे पे, क्योंकि इसी वाली एरे पे मैप का मेथड अप्लाई हुआ हुआ। अब आगे मेरे पास क्या आ गया, अनोनिमस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, ये एक पैरामीटर है, ब्रैकेट्स इसकी गायब है क्योंकि अगर एक वैल्यू तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को किसी को कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है तो मैंने ये लगा दी। अब मुझे बताएं, अब तो समझ लग रही है कि ये मेथड ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको स्टोर करते हैं, स्टिल एरर कोई नहीं आया मेरे पास, मतलब ये वाली चीज़ भी काम कर रही है, ठीक है। अच्छा अब ये एक मेथड आ गया जी, अब उस मेथड की बॉडी के अंदर देखें वो क्या है। ये काम भी आप लोगों को सब ने समझा होगा कि जी एक एलिमेंट उसने क्रिएट किया एल आई का,
उस एलिमेंट जो एल आई क्रिएट किया है उस एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट ऐड किया मैंने वी वैल्यू थी, वैल्यू मतलब इस एरे की वैल्यू, ठीक है। और ये वैल्यू मैंने इसके अंदर ऐड की, मतलब ये वैल्यू अब यहाँ प्रिंट होगी इस एल आई के अंदर, तो वो काम हो रहा है। आगे मैंने उस एल आई को रिटर्न कर दिया, रिटर्न एम्बेड नहीं भी मैं कर रहा यहाँ पे, अपेंड भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा फिलहाल कर क्या रहा हूँ, इसको रिटर्न कर रहा हूँ। क्यों? मैं एक पहले नोड पूरी बनाना चाहता हूँ। नोड मतलब क्या होता है, डी एस वर्ड है ना, नोड में क्या होगा, एक मेन पैनल होगा, आगे फर्दर उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस नोड के अंदर बेसिकली काफ़ी मेरे पास क्या आ गई, एलिमेंट्स मेरे पास काफ़ी आ गए। अब जब ज़्यादा एलिमेंट्स आ गए तो मैंने मैप के थ्रू जब लिए हुए हैं तो मैं उसको अपेंड करूँगा 3 डॉट लगा के अपनी इसके अंदर ऐप के अंदर। और ऐप क्या था बेसिकली, ऊपर आगे ज़रा देखें, ये ऐप का वेरिएबल पड़ा हुआ है। और ऐप है क्या बेसिकली, जिधर ऐप की आईडी जो है ना वो मैं उसको वो पास कर रहा हूँ। तो अगर मैं अपने HTML में जाकर देखूँ तो बेसिकली ऐप की जो आईडी है वो किसको दी है, यूएल को। तो ये यूएल के अंदर ये चीज़ें इनिशियलाइज हो गई। हाँ जी, अब अगर किसको समझ आ रही हो, अच्छा अगर आप में से कोई नहीं बोलेगा तो इसमें बैठ के आप लोगों को समझ लग गई है इसकी, ऐसे ही है। यस सर। हाँ मिस यार, अब कुछ बात पहले बढ़ी है, चीज़ें बढ़ी हैं, अंडरस्टैंडिंग सही हुई है। हाँ जी। अगेन लेकिन आना सबको चाहिए, लगी सब वेरी गुड। इसी के साथ यहाँ सर इधर क्यूरी सिलेक्टर इस्तेमाल किया, कोई और भी मेथड? यार ये इसका इस पर नहीं जाना, 5 आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, जो सूटेबल सिचुएशन के हिसाब से लगता है आपको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसका अगेन ये सिलेक्टर 5 तरह के हैं, जो आपको लगता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहिए वो यूज़ कर लो। अभी फ़िलहाल जो समझने वाली चीज़ थी वो ये थी कि किस तरह से आप एक एरे के अंदर, और अगेन ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एरे वाला काम जो है कि रिएक्ट के अंदर बहुत यूज़ होता है, बहुत यूज़ होता है, इसलिए आपने इतनी सी चीज़ को काइंडली बड़े ध्यान से समझना है। सर ये जो ऐप डॉट अपेंड है, ये ऐप डॉट अपेंड जैसे मैंने पहले बताया, जब भी आपने अपनी वेबसाइट के एलिमेंट्स के अंदर आकर जब कुछ चीज़ें एम्बेड करनी है ना, तो आपने अपेंड का मेथड यूज़ करना है, अपेंड से ऐड नहीं यूज़ करना। और जब भी आपने अपेंड यूज़ करना है, अगर वो ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, ज़्यादा मतलब नोड के अंदर भी कितने एलिमेंट हैं मेरे पास मुझे नहीं पता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आपने 3 डॉट्स लगा के तो उसका वेरिएबल का नाम लिखना है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सारे के सारे को ऐड कर देगा। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। और लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, वैसे ही खत्म होने वाला है। अच्छा ये देखें ज़रा, ये पढ़ना, ये समझने वाली थोड़ी सी चीज़ है। एलिमेंट आप लोगों ने बना लिया, एलिमेंट को एम्बेड भी करना सीख लिया, एलिमेंट को JS के थ्रू आईडी और क्लास देना भी सीख ली। अब आईडी और क्लास के अलावा भी एट्रीब्यूट्स होते हैं कि नहीं होते? जैसे स्टाइल का एक एट्रीब्यूट मैं उसी एलिमेंट के अंदर पास कर सकता हूँ, करते हैं हम लोग पास। इसके अलावा नेम का नेम का एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट्स का पता है पहले? हाँ जी, पता है एट्रीब्यूट का? जो पूछूँ वो बताओ पहले, फिलहाल एट्रीब्यूट का पता है? हाँ जी, आप में से पता है एट्रीब्यूट? HTML टैग का एट्रीब्यूट क्या था? कलर हो गया। हाँ जी, एग्जैक्टली, मतलब कलर हो गया, लाइन हो गया। यहाँ पे जो आईडी लिखी है ना, ये भी बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब आईडी और क्लास को तो हम इस तरह से जो है ना वो असाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा मैंने कोई एट्रीब्यूट असाइन करवाना है ना अपने एलिमेंट को, तो वो इस तरह से नहीं होगा। उसका क्राइटेरिया क्या होगा कि जैसे एक दफ़ा ना पहले टेस्ट करवाता हूँ आपको। अभी देखें कि मेरे पास एक यूएल है, ठीक है। इस यूएल के अंदर मैंने एक आईडी और क्लास पास की है, ऐसे ही है। ऐसा करते हैं, इसको डिव में डालना है। एक डिव के अंदर आईडी और क्लास दी हुई, इसका नाम, इसकी आईडी क्या है? ऐप ही थी इसकी आईडी। मैंने क्या किया, मैंने ऐप के थ्रू ना ये इनपुट के अंदर इसको डिव दे देते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें, क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू आईडी को एक्सेस करके डिव के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। अब आगे फॉर लूप आया, फॉर लूप के अंदर लेट ये अपने पास एक वेरिएबल बनाया, अभी ऑफ यूज़ किया है,
इसके अंदर जेएस के अंदर जो फॉर लूप है ना, ये 3 तरह से काम करता है। एक सिंपल फॉर लूप होता है, एक फॉर इन होता है, एक फॉर ऑफ होता है। ये फॉर ऑफ है। फॉर ऑफ क्या करेगा, ये देखें, फॉर ऑफ ये करता है, ये जो मैंने ये वाला जो वेरिएबल बनाया ना, ये वाला वेरिएबल एक्शन के नाम से, ये वेरिएबल इस वाली वेरिएबल में मैप होगा। जैसे ये डिव क्या मेरे पास, ये वाली ये जिस आईडी का मैंने इधर रेफरेंस लिया हुआ है, ये मेरे पास वो डिव है, ठीक है। मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि डिफ डॉट एट्रीब्यूट्स, मतलब डिफ के जितने एट्रीब्यूट्स हैं ना, तुम उसको ना इसके साथ मैप कर दो। मतलब उसके हर एट्रीब्यूट को मैं इस एट्रीब्यूट के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। वो मैंने नीचे किया हुआ है, कंसोल डॉट लॉग लिखा। अब ये जो मेथड लिखा हुआ, ये वाला जो साइन यूज़ किया हुआ है, ये स्ट्रिंग को एक लिखने का मेथड है। इसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स बोलते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स का ये मेथड था। जिस बंदे ने ये लेक्चर सुना हुआ उसको डेफिनेटली इस चीज़ का ज़रूर नॉलेज होगा। अब इसमें टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर मैंने क्या किया कि ये मेरे पास वेरिएबल था एटर के नाम से, एटर डॉट नेम। अब नेम क्या करेगा, एट्रीब्यूट का नेम शो करवाएगा, ठीक है। और एटर डॉट वैल्यू, एट्रीब्यूट की वैल्यू शो करवाएगा, ठीक है। मैंने ये करके ना इसको कंसोल डॉट लॉग किया, करते हैं कि इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं क्या करते हैं, ठीक है। मैंने इसको किया सेव करने के बाद ना कंसोल के लिए मुझे क्या करना होगा, ये देखें, ये कंसोल है, ये शो हो रहा है आप लोगों को। ये कंसोल के अंदर ना सबसे ऊपर देखें, ये मैंने कंसोल के अंदर 2 चीज़ें प्रिंट करवाई थी। एटर का नेम, मतलब एट्रीब्यूट का नेम, और एट्रीब्यूट ये जो एटर है ये बेसिकली वेरिएबल मैप हुआ है इस डिव के, मतलब जिसका मैंने रेफरेंस दिया उसके एट्रीब्यूट्स के साथ, ठीक है। मतलब जब मैं एटर लिखूँगा इट्स मीन दैट कि इसके एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है। मैंने इसको कहा कि यार एट्रीब्यूट का नेम लिखो, इक्वल साइन लिखो और आगे एट्रीब्यूट की लिखो वैल्यू, ठीक है। तो मुझे बताएं, ये वाली जो ये डिव है, मतलब ये ऐप वाली जो डिव है, इसको मैंने 2 एट्रीब्यूट पास किए थे। कौन कौन से, आईडी और क्लास। अब मुझे एक चीज़ बताएं, एटर डॉट नेम का मतलब ये नेम है उसका, ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब पहले वाले एट्रीब्यूट का नाम क्या है, आईडी, ये नेम इधर आ गया। इक्वल साइन के बाद आगे उसकी वैल्यू थी, वैल्यू क्या है, ऐप है, ये वैल्यू इधर आ गई। सेम एज दूसरे एट्रीब्यूट का नेम क्या है, क्लास, और उसकी वैल्यू क्या है, नेम, ये शो हो रही है। इसकी समझ लगी सबको। मतलब ये है, देखें, ये वाला जो मेथड है, सॉरी ये वाला जो मेथड है, मतलब किसी भी एलिमेंट को जिसको आप अपने पास एक्सेस करते हैं, थ्रू आईडी कर लें या थ्रू उसको पास करें, उसको एक्सेस करने के बाद डॉट लगा के एट्रीब्यूट से लिखते हैं ना, तो वो क्या करेगा, उस एलिमेंट के अंदर जितने एट्रीब्यूट होंगे ना, वो सारे के सारे आपको रिटर्न करेगा। तो अगेन ज़्यादा एलिमेंट्स है तो आप इसको कोई ना कोई फॉर लूप लगा सकते हैं। तो ये वाला फॉर लूप है, मतलब ये इसको कहते हैं फॉर ऑफ। ये सॉरी जो फॉर ऑफ है ना, ये सबसे इजी मेथड है एट्रीब्यूट्स के ऊपर या लिस्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो मैंने उसको अप्लाई करके ये सारी की सारी चीज़ें प्रिंट करवा दी। समझ लगी इसकी, कोई ऐसा जिसको इसकी समझ ना लगी हो। हाँ जी, जिसने जाना वो चला जाए। ठीक है, वो उसको बता देंगे। अब इसके बाद इसके प्रॉपर क्या है, 4 मेथड हैं। एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट जिसको आपने एक्सेस किया हो, ठीक है। उसका पहला एलिमेंट गेट एट्रीब्यूट, मतलब अगर आपने कोई एट्रीब्यूट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट एक एट्रीब्यूट एक्सेस करना है, जैसे अगर मैं चाहता हूँ, मैं इधर लिख लेता हूँ जी, ये नीचे एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसको देख लो, इसको रन नहीं करना, मैंने इसको ऐसे ही आप लोगों को ये देखें मैंने किया क्या फिलहाल,
क्यूटी सेलेक्टर से मेरे पास एक JS के नाम से एक आईडी मैंने किसी एलिमेंट को दी हुई थी, मैंने उसको एक्सेस किया, या एक लूप लगाया, मैंने ये चेक किया हुआ है इफ़ के साथ, ये चेक बेसिकली किया है क्या ये आईडी किसी ना किसी एलिमेंट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। इफ़ का मतलब देखें, इफ़ लिंक मतलब ये आईडी, ये चेक ये हो रहा है कि क्या ये आईडी किसी एलिमेंट को मिली हुई है, मिली हुई है। एक अच्छी अप्रोच होती है, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप इसको बोल जाएँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। तो ये यहाँ से गैप खत्म हो, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि ये लिंक मतलब उस एलिमेंट की आईडी मेरे पास आ गई, उस एलिमेंट का रेफरेंस मेरे पास आ गया, ठीक है। उसका रेफरेंस आने के बाद उस एलिमेंट का नाम, वेरिएबल का नाम लिखा, डॉट गेट एट्रीब्यूट लिखा, और ये उसका एट्रीब्यूट है। पता है टारगेट का एट्रीब्यूट होता है, लेकिन टारगेट को छोड़ा आप इधर आईडी लिखो, आईडी डाल के तरफ क्लास लिखें, क्लास भी रहना तो नेम लिख, नेम भी एट्रीब्यूट ही है ना, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, गेट एट्रीब्यूट का फंक्शन मेथड यूज करके आप किसी एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा मेथड हो गया, गेट एट्रीब्यूट। अभी एट्रीब्यूट्स के साथ मैनिपुलेशन करने के आपने दो मेथड देखा। एक आपने सिंपल देखा कि एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद डॉट एट्रीब्यूट लगाया, आपके पास उस एलिमेंट के सारे एट्रीब्यूट्स आ गए, सही है। अब डॉट लगाने के बाद अगर एक स्पेसिफिक आपने एट्रीब्यूट एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या होगा, गेट एट्रीब्यूट। उससे क्या होगा, जो एट्रीब्यूट ने जिस एट्रीब्यूट के लिए आपको आपने जस्ट आपको एट्रीब्यूट मिलेगा, क्लियर है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप चाहते हैं जैसे जो भी GL का पर्सन हुआ कि सर अगर हम अपने पास है JS के ग्रुप में नया एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए मेथड क्या है, देखें ये वाला पैटर्न सेम है, मतलब एट्रीब्यूट का एक्सेस, सॉरी एलिमेंट का एक्सेस ले ली, एलिमेंट आ गया, एलिमेंट आने के बाद डॉट सेट एट्रीब्यूट का मेथड यूज़ किया, जो एट्रीब्यूट ऐड करना है उसका नाम, ये देखें पहले एट्रीब्यूट का नाम आता है, ठीक है, उसके बाद उसकी वैल्यू, जो वैल्यू होगी, क्लियर। अच्छा, ये दूसरा मेथड हो गया। गेट एट्रीब्यूट से किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू मिल जाती है, सेट एट्रीब्यूट से मैं कोई एक एट्रीब्यूट इनिशियलाइज करवा सकता हूँ या नया एट्रीब्यूट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखिए बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसकी सेकंड वैल्यू नहीं होती, जैसे ये वाला मेरे पास डिसेबल्ड। अगर आप लोगों ने एक डिसेबल्ड यूज़ किया आपको पता होना चाहिए कि डिसेबल्ड या चेक ये दो होते हैं ऐसे फॉर्म के तरीके होने चाहिए, इसकी वैल्यू नहीं साइन करती, मतलब डिसेबल्ड अगर लिख दिया हम लोगों ने तो वो वाली फील्ड ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो जाती है। या बटन तो बड़ा मोस्टली यूज़ करते हैं, बटन को क्लिक करो, ठीक है। तो अगर सेकंड वैल्यू नहीं है तो आपने क्या करना है, दो आगे ये ना सिंपल ये दो कोड्स लगा के इसको अनटिक हो जाएगा, और ये कंसीडर क्या करेगा, ये कंसीडर ये करेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, क्लियर। अच्छा, तो इसके साथ हमने दूसरा मेथड भी देख लिया इसका, कौन सा मेथड ये दूसरे वाला, सेट एट्रीब्यूट, दो मेथड हो गए, गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। तीसरा मेथड इसका देखें, तीसरा मेथड है हैज एट्रीब्यूट। हैज एट्रीब्यूट बेसिकली क्या चेक करता क्या है, वो हम लोग इन केस हमारे पास एक पूरी लिस्ट है एट्रीब्यूट्स की, एक एलिमेंट है, मतलब उसके ऊपर आईडी की है, क्लास की है, टारगेट की, बहुत सारे होने एट्रीब्यूट लगा के, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली चेक करना चाहता हूँ, अगर एक एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट गेन, एलिमेंट का मतलब क्या है, HTML का टैग, तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या ये HTML का टैग जो है एलिमेंट है, क्या उसके पास ये वाला एट्रीब्यूट लगा हुआ है, हैज एट्रीब्यूट मेथड से, मतलब उस हैज एट्रीब्यूट से हम क्या चेक करते हैं कि किसी एलिमेंट के ऊपर या किसी टैग के ऊपर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट अप्लाई हुआ हुआ है। हाँ एग्जैक्टली, जैसे मतलब हमने अपने पास से एट्रीब्यूट्स लगा दिए, यानी वैसे हम अपने पास नहीं लगाते, हम वैसे बाज़ बार कंडीशन हम लोग हमें रिक्वायरमेंट मिल जाती है कि यार फला एट्रीब्यूट के बदले में कोई डालना है, तो उधर फिर मुझे ये मेथड जो है ना, ये वाला मेथड, ये वाला, ये इफ कंडीशन के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा, इसके अंदर यूज़ करूँगा तो हैज़ एट्रीब्यूट क्या बताता है कि क्या ये वाला एलिमेंट मतलब BTN बटन का जो टैग है, क्या उसके ऊपर डिसेबल का एट्रीब्यूट लगा हुआ है या नहीं। अगर मैं इसको इसके अंदर लिखूँ, मतलब इस तरह से, अगर मैं इसको इस तरह से इसके अंदर लिखूँ तो मुझे एक चीज़ बताया, अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, या ट्रू या फॉल्स। ट्रू किस केस में करेगा, अगर तो ये जो BTN है, मतलब जो बटन का एलिमेंट है, बटन का टैग है, अगर तो उसके ऊपर डिसेबल का एट्रीब्यूट लगा हुआ होगा तो ये मुझे ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। इसके बाद अगर मैं कंडीशन भी लगाई हुई इसकी तो मैं कोई काम करवा सकता हूँ, क्लियर। अच्छा, कितने मेथड हो गए टोटल, 3 मेथड हो गए। एक आपने देख लिया गेट एट्रीब्यूट,
जो कि एक वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए, एक वैल्यू लेने के लिए, सेट एट्रीब्यूट नया एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए, हैज़ एट्रीब्यूट चेक करने के लिए कि क्या एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है नहीं करता। लास्ट वाला देखें, लास्ट मेरे पास क्या है, रिमूव एट्रीब्यूट। मतलब मैं चाहता हूँ कि एक एट्रीब्यूट रिमूव हो जाए, तो मुझे सिंपल क्या लिखना पड़ेगा, उस एलिमेंट का नेम आगे डॉट रिमूव एट्रीब्यूट करूँगा, तो ये जो एट्रीब्यूट मैं आगे पास करूँगा ना उसको, वो उसको रिमूव कर देगा उसमें से। दैट्स इट। ये थी 4 फंक्शन थे टोटल जो एट्रीब्यूट्स के हवाले में। मतलब इस इतना करने के बाद आपका किया क्या हुआ, आपने देखें अब आपने ये करना सीख लिया कि JS के थ्रू आप HTML का कोई भी टैग बना सकती हैं। आप बनाने के बाद जब वो टैग बन गया उसके अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वैल्यू ऐड करने के बाद आप इसके अंदर जो है वो ID पास कर सकते हैं, आप उसको क्लास पास कर सकते हैं। ID क्लास पास करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप एक टाइम पे मल्टीपल एलिमेंट्स में मल्टीपल टैग्स बनाएं, वो भी कर सकते हैं। मैप के थ्रू भी देखना, मतलब एरे बनाने के बाद आप मैप का मेथड यूज़ करेंगे तो आप मल्टीपल, मतलब लाइन ऑफ कोड आपने एक बार लिखा है लेकिन वो मल्टीपल टाइम काम करेगा, आपने वो भी सीख लिया। उसके बाद अगर आप स्पेसिफिक या मतलब ID क्लास के अलावा एट्रीब्यूट देना चाहते हैं, आपने वो भी ऐड करना सीख लिया, नया एट्रीब्यूट ऐड करना सीख लिया। पहले एग्जिस्ट कोई अगर एट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको एक्सेस किस तरह से करना है वो भी सीख लिया। पहले से कोई अगर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं करता, ये चेक करने के लिए जो हैज़ एट्रीब्यूट का फंक्शन है इसको भी आपने यूज़ करना सीख लिया। और एट द एंड अगर आप किसी एट्रीब्यूट रिमूव करना चाहते हैं उसके लिए भी मेथड आप यूज़ सकते हैं। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ को समझ नहीं लगी तो पूछ सकता है, और ये वाली फाइल में शेयर कर दूँगा आप लोगों को, ठीक है। और इसके बाद आपने जो आज का लेक्चर का जो मेन टॉपिक था वो क्या था कि आप एलिमेंट्स के साथ कम्प्लीटली मैनिपुलेट कर सकते हैं। कम्प्लीटली मतलब अगर आपको कोई बंदा या बंदी ये कहे कि आपने JS के थ्रू HTML बनानी है ना, तो आप पूरी बना सकते हैं। मतलब अब आप लोगों के लिए ईजी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को आज के लेक्चर के बाद आना चाहिए, क्लियर है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, तो भाई ये वाली फाइल आप लोगों को क्या करेगा, रिमूव क्या करेगा, जो एट्रीब्यूट ऑलरेडी ऐड है ना उसको रिमूव कर देगा, सिंपल। क्या ये मैं कर दूँगा यार, सर USB भी दे देंगे। नहीं ये मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड अभी कर दूँगा।